पूरे देश में कोविड आया था तो मुंबई में ये स्कूल ने सबसे पहले लोगों की जो फ़ीस माफ़ करने का जो सबसे पहले स्कूल है वो ये होली मदर स्कूल है। इसने पूरे साल की लोगों की फ़ीस माफ़ करी और फ़ीस माफ़ करने के साथ साथ रफ़ीक सर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने सबसे अच्छी बात ये करी, फ़ीस माफ़ करने के साथ साथ पूरे साल की फ़ीस माफ़ करने के साथ साथ लोगों को राशन भी दिया अपने पास से या किसी एनजीओ से करके किसी भी तरीके से लोगों को राशन पहुँचाया, महीने का राशन पहुँचाया और इसके साथ साथ नाश्ता भी दिया और अगर किसी को फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसमें भी आगे आके काम किया। इस तरीके के कार्य कर रहे हैं रफ़ीक सर और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जैसे कि बीच में उन्हें किसी को अगर ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ रही थी और मोबाइल का प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने उसको टैब भी दिए हैं जो ऑनलाइन की प्रॉब्लम दूर हो सके। इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कंटिन्यू, पूरे जब से कोविड आया है तब से ऐसे कार्य कर रहे हैं। और पूरे मुंबई में सबसे पहला स्कूल ये होली मदर हाई स्कूल है जिसने पूरे साल की फ़ीस माफ़ करी। इस स्कूल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कई स्कूलों ने, किसी ने 2 महीने की, किसी ने 3 महीने की, किसी ने 4 महीने की फ़ीस माफ़ करी है, लेकिन ये पहला स्कूल है जहाँ तक मुझे जानकारी है मुंबई का पहला स्कूल है रफ़ीक सर जी जिसने पूरे साल की फ़ीस माफ़ करी है। क्या मैं सही हूँ जहाँ तक मुझे पता है? हाँ, सबसे पहला फेस टू फेस और न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क का मैं स्वागत करता हूँ होली मदर स्कूल के ऑफ़िस में। और इतनी बरसात के बावजूद भी चारों तरफ मतलब पानी का भराव है। आप दोनों मतलब आए हैं, मतलब जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट चौथा खंबा है समाज का और अच्छी बुरी बातें समाज में पहुँचाना आप लोग की ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक इस सवाल का है कि भाई क्या मुंबई का पहला स्कूल होली मदर है जिसने अपने तमाम बच्चों की फ़ीस माफ़ किया था? जी हाँ, मुझे इस बात का फ़ख्र तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बेइंतहा खुशी है कि बहुत छोटा स्कूल होने के बावजूद भी हम ये सोच पाए कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल सिर्फ इमारत ही रहेगी और बच्चे किसी भी वजह से स्कूल से बाहर नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन में जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ऐसा लगा कि भाई बहुत कम बच्चे आ रहे हैं उसके अंदर, तो हमें फिर ये सोचने पे हम मजबूर हो गए कि अगर बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन की भी कैसी पढ़ाई हो पाएगी। तो 15 अगस्त 2020 को जब हम बाहर राशन बांट रहे थे तो मैंने एक वीडियो बनाया स्कूल में बच्चों के लिए और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था जहाँ मैंने ये कहा था अपने बच्चों से और पेरेंट्स से कि जब तक आपका बच्चा स्कूल में डायरेक्टली फ़िज़िकली आकर नहीं बैठेगा तब तक हम आपसे 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेंगे। जब आपने फ़ीस पहले पूरे साल की फ़ीस माफ़ करी तो कई स्कूलों के प्रेशर आए होंगे, लोगों के फ़ोन आए होंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डायरेक्टली तो किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं क्योंकि लोगों को पता है कि अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं सब लोग, लेकिन इंटरनली काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि ये शोबाजी है या ड्रामेबाजी है या ऐसा है या वैसा है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो एक टीचर जो है ना वो आम आदमी नहीं रहता है और हर आम आदमी टीचर नहीं बन सकता है। टीचर में जब तक देने का जज्बा ना हो तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो रफ़ीक सर इसकी भरपाई कैसे होगी? इतना बड़ा आपने स्टेप लिया, पूरे साल की फ़ीस माफ़ करी, तो जो आपका स्कूल का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, उसको आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो बीवी का जेवर रख दिया था 5 लाख में कि उससे मतलब शुरुआती दौर में मतलब काफ़ी खर्चा हमने चलाया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे क्राउड फंडिंग 4-5 बार किया, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, वो रेस किया। उससे टीचरों को पूरी सैलरी तो हम नहीं दिए हैं, झूठ क्यों कहूँ मैं, और टीचरों की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कभी फ़ोन उठा के मेरे से तकाज़ा नहीं किया कि सर आपने इस महीना फ़ीस नहीं दिया। लेकिन ये बात कि हमने ज़रूर ध्यान रखा कि हर महीने टीचरों के घर पे राशन पहुंच जाए, कभी 30 किलो राशन, कभी 40 किलो राशन, और क्राउड फंडिंग के ज़रिए भी कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000। और ना सिर्फ राशन बल्कि हाइजीन किट भी हमने पहुंचाया, न्यूट्रिशन किट भी हमने पहुंचाया। जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बाहर झमाझम बारिश हो रही है तो 500 बच्चों का नाश्ते का इंतज़ाम भी हो रहा है वहाँ पे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पिछले 14-15 महीनों में लगभग 160 टन राशन हमने अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए बांटा है। वो मेरी जेब से नहीं गया है बिल्कुल भी, लेकिन जो संस्थाएं हैं, लाजवाब लोग जो इस स्कूल के साथ में जुड़े हैं, उनकी तरफ से ये मदद आ रही है और लगातार आती रहेगी ऐसा मुझे उम्मीद है और उनका भरोसा भी है। और ये जो फ़ीस हमने माफ़ किया है, जब बैठ के मैंने अकाउंट देखा अभी 4-5 रोज़ पहले कि बाबा कितना फ़ीस हमने वेव ऑफ किया है, तो 44 लाख रुपए का फ़ीस हमने वेव ऑफ किया है अपने बच्चों के लिए। और वहीं हम रुके नहीं हैं, राशन बांटने के अलावा दूसरी चीज़ें, कहीं बच्चों को अगर मेडिकल ज़रूरत रही है तो हमने मेडिकल पे भी काम किया है। एक हमारी स्टूडेंट थी 7th स्टैंडर्ड में, उसकी बहन की शादी थी और उनके पास कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, तो वो फैमिली मेरे पास आई, बोले सर शादी करनी है, मेरी बच्ची के देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने उसके लिए 24 घंटों में 48,000 रुपये का इंतज़ाम किया। एक दानवीर नाम का ग्रुप है जो
खुसरू पोका भाई चलाते हैं जिसको, वो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने 24 घंटों में 48,000 रुपये का इंतज़ाम करके दिया। फिर एक हमारे शशि भाई हैं जो हमारे स्कूल में पिछले 16 साल से चाय पहुंचाते हैं, उनकी वाइफ को कोविड हो गया था और वो मुझे कहने लगे कि सर मैंने प्राइवेट में एडमिट किया, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आप यकीन मानिएगा 24 घंटे में उनके लिए 1,48,000 रुपये का हमने इंतज़ाम करके दिया उनको। और अफसोस की बात यह है कि वो बच नहीं पाए, लेकिन आप इमेजिन करिए कि इस बुरी हाल में 1.5 लाख रुपए का अगर किसी पे बिल आ जाए मतलब मेडिकल का, तो कैसे अदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोशिश करें, आपकी नीयत साफ़ हो और अगर आप अच्छे लोगों के साथ में काम करते हैं तो 1.5 लाख, 50,000, 2 करोड़ का राशन बांटना और रेगुलरली मतलब 500 बच्चों को नाश्ता बांटना कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिखाई देता है, अगर आपकी नीयत ऐसी हो करना। तो सर, आप जो राशन बांट रहे हैं, जैसे कुछ स्कूल ही बांट रही है और वो भी जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स को ही बांट रही है, तो क्या आप सिर्फ स्कूल के पेरेंट्स को ही बांट रहे हैं या सार्वजनिक कोई भी आपके पास आता है उनको राशन मिलता है? जी जीशान भाई, इस बात के तो गवाह आप भी हैं कि जिन 12-15 लोग का आपने मुझे रेफ़र किया था वो उनके बच्चे मेरे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, वो मज़दूर लोग थे, होटल में फंस गए थे। तो आपके एक फ़ोन पे उन 15 लोगों को भी राशन हमने बांटा था। पिछले साल जब इमारत गिर गई थी, मतलब बिल्डिंग गिर गई थी ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड में, उसमें एक 12वीं के लड़के का इंतकाल हो गया था, उनके परिवार को भी हमने पैसों से मदद किया था और वो पूरे प्लॉट में हमने राशन दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कल का अगर आप मेरा फेसबुक का पोस्ट देखेंगे तो एक बंदा है, अबू हसन नाम है उसका, वो पिछले 5 महीनों से नाला सुपारा से मेरे पास आता है राशन के लिए। और जब भी इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो फ़ोन करते हैं तो राशन अवेलेबल रहता है स्कूल के अंदर। तो जो डोनर्स हैं हमारे, जो हमारे वेल विशर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आपके स्कूल पे आप पे हमें बेइंतहा भरोसा है, ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है आपको। और ये ज़रूरी नहीं कि ज़रूरतमंद मेरे स्कूल का ही बच्चा हो, कोई भी ज़रूरतमंद यहाँ पे आता है। ये जो प्रेरणा है आपके अंदर कहाँ से है, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए का राशन बांट चुके हैं क्या और लाखों रुपए की फीस माफ़ कर चुके हैं, ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से है? भाई साहब, मैं बहुत छोटे परिवार का गरीब गुर्बत से निकला हुआ बंदा हूँ। माजूरियत भी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोहताजी नहीं है बिल्कुल भी। तो जिस स्कूल से मैं पढ़कर आया हूँ, NTCC इंग्लिश स्कूल, उसके प्रिंसिपल के अंदर मैंने ये बात देखी थी कि वो जेब में हाथ डालते थे और जो पैसा आता था वो फ़कीर को दे देते थे, गिनते नहीं थे। और अगर उन्होंने मुझे बगैर फ़ीस लिए हुए नहीं पढ़ाया हुआ होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं बैठा हुआ होता। तो मुझे लगा समाज के अंदर एक बात का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मदद का ज़रूरत है तो आप मदद ज़रूर तलब कीजिए, लेकिन जब आप मदद करने के लायक बन जाइए तो फिर आप घर में मत बैठ जाइए। बहुत सारे लोग को आपसे तवक्को होती है और बहुत छोटी सी पहल, 1 लाख किलोमीटर सफ़र का जो सफ़र है उसकी शुरुआत आप एक कदम से करते हैं, जो आप घर से पहला कदम बाहर निकालते हैं। रफीक सर, अभी SSC का रिजल्ट आया है तो आपके स्कूल का क्या स्टेटस है और कितने बच्चे पास हुए, और जो बच्चे पास हुए आगे FIJC में एडमिशन लेंगे उसके लिए आपके स्कूल की तरफ से उनको क्या हेल्प मिलेगी? अल्लाह का शुक्र है 70 बच्चे हमारे बैठे थे और 70 के 70 पास हो गए। हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो नंदिनी नाम की लड़की है, 89.9%, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और बहुत मुश्किलों से, बहुत चैलेंजेस के बाद में माँ बाप ने पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़कर बच्चे पास हुए हैं। तो और हम तो ऐसा चाहते हैं कि हम इन बच्चों को 10वीं के बाद में छोड़ नहीं देंगे, ये कॉलेज में भी जाएं, ये आगे की पढ़ाई करें, उसके लिए भी हमारा इनके साथ में राब्ता बना रहेगा। हम उनके साथ में करियर काउंसलिंग सेशन करते हैं, अच्छे कॉलेज में उनके कैपेसिटी के हिसाब से एडमिशन कैसे लिया जाए उसमें हम मदद करते हैं। और हम चाहेंगे कि ये जो बच्चे यहाँ से पास होकर निकलें या ज़िंदगी में आगे जाएं, ग्रेजुएट बने, काबिल बने, कामयाब बने और समाज को वापस दें दोहरा कर जो इनको मिला है समाज से। अच्छा रफीक सर, आप फिज़िकल स्कूल शुरू होने के उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि एक सर्वे भी हुआ है और ज़्यादातर पेरेंट का मानना है कि कुछ गाइडलाइन और SOP के थ्रू स्कूल शुरू होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप देखें पूरे दुनिया में डेटा, कोविड का इम्पैक्ट जो लोगों पे हुआ है, तो कोविड ने सबसे कम असर बच्चों पे डाला है। 10 साल 12 साल के बच्चों का जो नंबर है कोविड का, वो बहुत ही नहीं के बराबर है। मतलब कोविड जो है किसी के ऊपर उसने रहम नहीं किया है, लेकिन बच्चों पर खासा मेहरबान है। अगर हम दुनिया का स्टडी और डेटा उठा के देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूलों के साथ में डिपार्टमेंट, संस्थाएं, लोग मिलकर कम से कम फेज़ मैनर में इसको हम शुरू कर सकते हैं। बड़े बच्चों को बुलाया जाए, एक क्लास में सिर्फ 20 ही बच्चे बैठे हों, मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए, सैनिटेशन हो जाए पूरा अच्छे से, तो हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए पढ़ाई हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कितना भी सोचें
ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो मुकम्मल पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकती है। टीचर की मौजूदगी में बच्चों के सामने जो पढ़ाई होगी उसको आप कभी भी मतलब दोबारा वैसा नहीं कर पाएंगे मोबाइल पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार सारी कोशिशों के साथ में, सारी सहूलियत के साथ में और सारे एहतियात के साथ में माँ बाप की मर्ज़ी को शामिल रखते हुए ज़रूर शुरू करना चाहिए, तभी मतलब ये सर्कल आगे होगा, वरना बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का। रफीक सर, एज ए प्रिंसिपल आप आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक और प्रोग्राम में मैंने कहा था और फिर दोबारा वापस से दोहराता हूँ कि गिरना गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ गिरे वहाँ पड़े रहना गुनाह है। आप जब चलोगे दौड़ोगे तो ठोकर लगेगी आपको। तो जिस हालात में भी आप हैं उससे उभरने की कोशिश करें, और जब हम हार मान लेते हैं तभी हमारी हार होती है, उससे पहले हार नहीं होती है। और जो चीज़ आपको मार नहीं देती है बिल्कुल, वो आपको मजबूत करती है। तो कोरोना ने हमें मजबूत कर दिया है और हम और ज़्यादा मतलब जोश के साथ में और ज़्यादा हिम्मत के साथ में ज़िंदगी को भी और मतलब दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी मेरी उम्मीद है। रफीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।